गुड मॉर्निंग बेटा। आज काफ़ी दिन बाद हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, आपके मार्क्स मिल गए आपको। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, जिससे हम लोग का भी मन काफ़ी खुश हो गया कि हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया और पढ़ाई पर ध्यान दिया। लेकिन एक बात से मुझे थोड़ा सा दुख हुआ बेटा कि आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने अपनी कॉपियों को ठीक से नहीं रखा, काम कंप्लीट नहीं किया, आधा अधूरा काम करके आपने कॉपियाँ सबमिट कर दी हैं। और चाहे वो हिंदी की हो और चाहे वो संस्कृत की हो, आपने जो काम किया है, जैसे मैंने भेजा था पीडीएफ, आप उसके पीडीएफ के अकॉर्डिंग करते तो शायद आपका काम बहुत अच्छा होता। लेकिन आपने पीडीएफ के अकॉर्डिंग काम नहीं किया। आपका जैसे मन किया वैसे आपने अपनी कॉपी में लिखा और आपने सबमिट कर दिया। हमने बार बार आपसे कहा कि बेटा काम आप अपना साफ सुथरा करिएगा और पूरा काम करिएगा। आपने संस्कृत में भी, संस्कृत की कॉपियाँ भी मैंने जो देखी हैं उसमें बहुत गलतियाँ हैं, बहुत सारी गलतियाँ हैं। आपने अधूरा काम किया है। कई बच्चों ने तो 1 या 2 ही चैप्टर लिखा है और बाकी सारी ब्लैंक कॉपी भेज दी है। इतना टाइम मिला था ना बेटा आपके पास, बहुत टाइम था पढ़ने के लिए, और आपने क्या किया कि वैसी की वैसी कॉपियाँ भेज दी। और कुछ बच्चों का काम देख के मन खुश हो गया कि बहुत अच्छा काम था उनका। तो बेटा जो आपने संस्कृत का जो धातु रूप, शब्द रूप मैंने लिखवाया है, तो उसमें क्या आपने जैसे बालक का रूप जो लिखवाया, वो बालक, बालकौ, बालका, तो तीनों वचन का, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों वचन को लिखना था पूरा पूरा। शायद बुक में आपको डिट्टो करके लिखा था, डिट्टो करके नहीं लिखना था, क्योंकि आप कॉपी में जैसा लिखेंगे वैसा ही याद करेंगे। और एग्ज़ाम में तो बीच बीच से भी आता है ना, तो बीच बीच से आता है तो आपको याद ही नहीं रहेगा। आपने संस्कृत के जो आंसर मैंने पूरे पूरे लिखवाए थे, उसको आपने आधा आधा आंसर किया है। तो ये तो देख के कॉपी, इस तरह की कॉपी देख के मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि मेरे इतने अच्छे बच्चे और पता नहीं कैसे काम किए हैं कि उनको ये समझ में नहीं आया कि हमको आंसर पूरा पूरा कंप्लीट करके लिखना है। जो आंसर मैंने कंप्लीट करके आपको भेजा है, उस आंसर को भी आपने आधा अधूरा मेरे पास सबमिट किया है कॉपी। और जबकि लिखने में मैं भी तो उतना मेहनत करती हूँ ना बेटा, पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। आप स्कूल आते तो उससे ज़्यादा वर्क मिलता आपको। स्कूल में लगातार 6 घंटा आपको काम करना पड़ता। आप घर में थे, वीडियोस भी आपके 2 ही जा रहे हैं दिन में, और फिर आपको काम करने का पूरा पूरा टाइम भी मिल रहा है। तो आप अपने काम को, अपनी राइटिंग को सुधारने का मौका मिला था आपको घर में बैठकर। आपकी ये कोशिश होनी चाहिए थी कि आप घर में बैठकर अपनी राइटिंग को सुधार सकें और अपनी पढ़ाई को ठीक कर सकें। रिटन वर्क जितना भी था, जो कुछ बच्चों ने 1 चैप्टर किया, 2 चैप्टर किया, कुछ ने पूरा किया, कुछ ने इतना गंदा काम किया है कि करेक्शन समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें। तो आप ये बताइए कि कॉपी, स्कूल में आप ऐसी कॉपी तो सबमिट नहीं करते हैं, इस तरह का काम तो करते नहीं हैं। उस समय तो टीचर वहीं काट देती आपकी कॉपी को और फिर से कहती करने को। तो अगला जो भी चैप्टर जा रहा है आपके पास, चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो, उस सब्जेक्ट का काम आप बहुत साफ़ सुथरा, एकदम नीट काम होना चाहिए आपका, बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए, ताकि जब हम लोग मिलें या कॉपियाँ फिर से हम लोग के पास आएँ तो उस कॉपी को चेक करने पर अच्छा लगे, हम लोग को लगे कि ये बच्चा बहुत अच्छा काम किया है। आप ही लोगों में से जिन बच्चों ने अच्छा काम किया, उनको उनकी कॉपी चेक करने में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन कुछ कॉपियों को चेक करने में अच्छा नहीं लगा। तो बेटा प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना काम खूब अच्छे से करिए, मन से करिए। और पढ़ाई को अगर आप मन से करेंगे, अब एक काम की तरह अगर टाल देंगे पढ़ाई को, तब तो फिर पढ़ाई नहीं होगी। लेकिन अगर उसी पढ़ाई को आप मन से करेंगे तो वो उस पढ़ाई में आपका मन लगेगा, काम साफ सुथरा होगा, और जो भी आपकी कॉपी को देखेगा वो आपकी तारीफ़ करेगा। तो जो भी अगला पीडीएफ जाएगा, उस काम को आप खूब साफ सुथरा करिएगा
और बार बार जो ये पिछला PDF आप मांगते हैं ना, तो मैं भी बहुत परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई PDF नहीं है बेटा कि मैं आपको भेज सकूँ। अभी किसी बच्ची का फ़ोन आया था मेरे पास कि मेरे पास फर्स्ट चैप्टर का PDF नहीं है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना बेटा, कि अब कहाँ तक आप सोचिए कि हमको तो आप ही का क्लास नहीं है, PDF भेजना पड़ता है, और इतने सारे वीडियोज़ और PDF को सेव करके रखना मेरे लिए तो संभव नहीं है ना, चाहे वो किसी भी टीचर के लिए संभव नहीं है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आपको PDF मिले सेव करके रख लीजिए, और या फिर अगर आप सेव नहीं कर सकते हैं तो उसी समय PDF को खोलिए और लिख लीजिए, पूरा काम कर लीजिए, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो और किसी से मांगने की आवश्यकता ना पड़े। तो बेटा हम लोगों ने मंजरी में भी काफ़ी चैप्टर्स पढ़ लिए और महान व्यक्तित्व में भी पढ़ लिए, लेकिन ग्रामर में हमने 4 ही चैप्टर पढ़ा है। तो आज हम सोच रहे हैं कि ग्रामर का हम लोग 5वां चैप्टर जो है वो हम लोग लिंग और वचन पढ़ेंगे। आज हम आपको केवल लिंग पढ़ाएंगे, ठीक है? तो लिंग पढ़ाएंगे आपको, और उस चैप्टर को आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। बार बार मैं आपको ये हमेशा आपको सतर्क करती हूँ कि वीडियोस को थोड़ा ध्यान से सुनिए। किसी भी टीचर के वीडियोस को ध्यान से सुनिए। आप आधा अधूरा सुन के और छोड़ देते हैं, और बीच में अगर टीचर ने कुछ कहा है तो फिर आपको वो समझ में तो नहीं आएगा और ना आप उसको सुन पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि वीडियोस को ध्यान से सुनिए और सुनने के बाद फिर अपने काम को करिए, ठीक है बेटा? तो अब हम पढ़ते हैं लिंग। तो बेटा आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है लिंग और वचन। अब आप देखिए जो चित्र बना है उसमें क्या है? यह कहानी राजा रानी की है। मेरे दादा दादी आ जाएंगे। ये श्रीमान श्रीमती कौन है? यह बालक बालिका कौन है? अब इसमें देखिए आप चित्र में, हर चित्र में एक महिला का भी चित्र है, लड़की का भी चित्र है, स्त्री का चित्र है ना, हर चित्र में। और हर चित्र में एक पुरुष का चित्र है, ठीक है, बालक का चित्र है। तो ये कहानी राजा रानी की है। मेरे दादा दादी आएंगे। यह श्रीमान श्रीमती कौन है? वह बालक बालिका किसके हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे राजा शब्द आया है, दादा, श्रीमान और बालक, ये क्या है? ये पुरुष जाति का बोध कर रहा है ना, ये पुरुष जाति का बोध कर रहा है, क्योंकि हमारा लिंग जो है वो 2 प्रकार का होता है। लिंग जैसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? जेंडर। आपने इंग्लिश में पढ़ा भी होगा, जेंडर। तो हम लिंग को 2 भागों में बांटते हैं, और उन 2 भागों के माध्यम से ही हम पहचानते हैं। तो जो लिंग के इसमें आपने पढ़ा राजा रानी, दादा दादी, श्रीमान श्रीमती, बालक बालिका। राजा, दादा, श्रीमान और बालक ये पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। ये जो शब्द लिखा है राजा, दादा, श्रीमान और बालक, इससे हमको पता चलता है कि ये किसी पुरुष के लिए कहा गया है। रानी, दादी, श्रीमती और बालिका, ये जो चारों शब्द है वो स्त्री के लिए कहा गया है। तो हम इससे समझ जाते हैं कि ये जो शब्द हैं वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं। बोध का अर्थ होता है ज्ञान। ये हमको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का ज्ञान करा रहे हैं। तो अब एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, लिंग की परिभाषा पढ़ेंगे। लिंग होता क्या है? तो हम ये कहते हैं ना कि लिंग होता क्या, हमको कैसे पता चलेगा कि जो वाक्य हमने लिखा है उसमें स्त्री के बारे में हम कुछ बोल रहे हैं या फिर पुरुष के बारे में बोल रहे हैं, तो उसकी पहचान हमको कैसे होती है? फिर हम इसीलिए हम लिंग की परिभाषा पढ़ते हैं। शब्द के जिस रूप से
हमको ये पता चलता है कि यह स्त्री है या पुरुष, उसे हम लिंग कहते हैं। तो परिभाषा क्या है कि शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध हो। अब हम बता सकते हैं आपको कि शब्द के जिस रूप से, जैसे कि शब्द के जिस रूप से ये स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है, ठीक है, बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है बेटा, तो हमने लिंग की परिभाषा क्या पढ़ी कि शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष, हमको शब्द के जिस रूप से ये पता चलता है कि ये स्त्री के लिए कहा गया है या फिर पुरुष के लिए कहा गया है, या फिर स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है, उसे ही हम लिंग कहते हैं। लिंग के हिंदी में लिंग के दो भेद माने गए हैं, दो भेद होते हैं, ठीक है, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग हम पढ़ते हैं, पुल्लिंग मतलब जिसमें हम पुरुष जाति के लिए प्रयोग करते हैं शब्दों का, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। अब जैसे पुल्लिंग की परिभाषा क्या है कि शब्द के जिस रूप से केवल पुरुष जाति के होने का बोध हो, केवल पुरुष जाति के होने का बोध होता है। शब्द के जिस रूप से केवल पुरुष जाति के होने का बोध होता है, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। वही स्त्रीलिंग में क्या है कि शब्द के जिस रूप से केवल स्त्री जाति के होने का बोध होता है, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो ये तो आपको पता चला कि शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग में केवल पुरुष जाति के होने का बोध और स्त्रीलिंग में केवल स्त्री जाति के होने का बोध होता है। ठीक है, अब आप इसमें पुल्लिंग में क्या करेंगे? पुल्लिंग हम पहले पढ़ेंगे, पुल्लिंग पढ़ेंगे। पुल्लिंग में केवल हमको पुरुष जाति के होने का बोध होता है। हमने परिभाषा बताया, लिंग के भेद बताए। लिंग के दो भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में क्या होता है कि केवल पुरुष जाति के होने का बोध होता है, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग में केवल स्त्री जाति का बोध होता है, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। लेकिन अब हम पुल्लिंग कहते किसे हैं ये हम जानेंगे। जैसे राम खेल रहा है, ठीक है, सेवक काम कर रहा है, मोहित खाना खा रहा है। ये एग्जाम्पल्स हैं पुल्लिंग के। अब आप देखिए, जैसे राम खेल रहा है, राम क्या है? लड़का है, और लड़का क्या होता है? पुल्लिंग होता है। सेवक काम कर रहा है, सेवक या नौकर, तो ये क्या होता है? ये काम कर रहा है, ये पुल्लिंग है। मोहित खाना खा रहा है, मोहित लड़का है, इसलिए ये पुल्लिंग है। सॉरी। तो आप इसमें आपको पता चल गया कि इसमें जो हमने एग्जाम्पल आपको पुल्लिंग का दिखाया है, इसमें केवल और केवल पुरुष जाति का ही ज्ञान हो रहा है। हमको केवल पुरुष जाति का बोध हो रहा है, इसलिए हम इसे पुल्लिंग कह सकते हैं। तो बेटा, पुल्लिंग की परिभाषा क्या है कि शब्द के जिस रूप से केवल पुरुष जाति के होने का बोध होता है, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं।
और जैसे राम खेल रहा है, सेवक काम कर रहा है, मोहित खाना खा रहा है। तो ये तीनों केवल शब्द जो हैं वो पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। ये तीनों शब्द राम, सेवक और मोहित, ये तीनों शब्द केवल हमको पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए हम इसे पुल्लिंग कहेंगे। आ गया समझ में? अब हम करेंगे पुल्लिंग शब्दों की पहचान। अब पुल्लिंग शब्द की पहचान हमको करनी है। पुल्लिंग शब्द की पहचान। अब जैसे देखिए, पुल्लिंग शब्द की पहचान में फल के नाम, पहाड़ों के नाम, अनाजों के नाम, महीनों के नाम, वृक्षों के नाम, धातुओं के नाम, दिन के नाम और फिर देश और रत्न के नाम होते हैं। अब इसमें क्या है कि पुल्लिंग में हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा हमको ध्यान देने की आवश्यकता है कि पुल्लिंग की पहचान हम कैसे करेंगे। जैसे आप कहते हैं ना कि आकारांत और अकारांत। अब अ और आ, अकारांत, आकारांत, ये जो दो शब्द मैंने आपको लिख के बताया, अकारांत और आकारांत, अमूमन क्या होता है बेटा कि पुल्लिंग शब्द की जो पहचान होती है, जिस शब्द को हम लिखते हैं उसका अंत अ से या आ से होता है, उसे हम अकारांत या आकारांत में हम कहते हैं कि ये पुल्लिंग शब्द है। अब अधिकतर तो जो है ये आपको समझिए कि अकारांत ही होता है। अब जैसे फलों के नाम है, फलों के नाम, पहाड़ों के नाम, फिर अनाजों के नाम, अनाजों के नाम, महीनों के नाम, जो आप महीनों के नाम पढ़ते हैं। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि फल में हमने आपको बताया कि जैसे आम है, केला है, सेब है, जो अ से अंत होता है, आ से अंत होता है, उसे हम अकारांत या आकारांत कहते हैं। जिसका अंत अ या आ स्वर से होता है उसे हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। तो ये पुल्लिंग शब्द के पहचान करने का एक तरीका है। ठीक है, फल के नाम हो गए। अब पहाड़ों के नाम है हिमालय, हिमालय है, फिर नीलगिरी है, ये ई से आया, लेकिन पहाड़ को हमने हमेशा जो है पुल्लिंग का दर्जा दिया है। ठीक है, तो ये जो है, अब आ जाइए अनाजों के नाम, चना है, मक्का है, जौ है, चावल है। फिर महीनों के नाम, जैसे आप अंग्रेजी महीनों के नाम पढ़ते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लेकिन आप हिंदी महीनों के नाम पढ़ते हैं ज्येष्ठ, आषाढ़, कार्तिक, बैसाख, ये सब सारे नाम पढ़ते हैं। इसी प्रकार वृक्षों के नाम हैं नीम, बरगद, पीपल, अशोक। फिर धातुओं के नाम हैं सोना, तांबा, पीतल, लोहा। और फिर दिन के नाम हैं सोमवार, मंगलवार। और फिर उसके बाद देश के नाम है भारत है, भूटान है। रत्न के नाम है मोती और पन्ना। तो इस प्रकार हम केवल कह सकते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों की पहचान मुश्किल होती है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम केवल पुल्लिंग में ही प्रयोग करते हैं। जैसे अब मच्छर है, केवल पुल्लिंग में प्रयोग जो होता है, केवल पुल्लिंग में प्रयोग, जैसे मच्छर है, मच्छर है, जिराफ है ना, जिराफ है, फिर भालू है, तोता है। ये सब शब्द जो हैं, मच्छर है, जिराफ है, भालू है, तोता है,
मगरमच्छ है, ये सब शब्द जो हैं वो केवल और केवल पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। इन शब्दों का जब हमको स्त्रीलिंग बनाना होता है तो इनके पहले हमको मादा शब्द जोड़ना पड़ता है, क्योंकि नर का अर्थ होता है पुरुष और मादा का अर्थ होता है औरत। तो जब भी हम ये केवल चूंकि पुल्लिंग में हमने बताया आपकी प्रयोग होते हैं, तो जब भी हमको इनका स्त्रीलिंग प्रयोग करना होता है तो हमको मादा शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। अब जैसे देखिए मादा मच्छर, मादा मच्छर, वैसे ही मादा भालू, ठीक है, मादा तोता। तो मादा का अर्थ होता है स्त्री, इसलिए हम इस प्रकार जोड़ते हैं मादा मच्छर, मादा भालू, मादा जिराफ, मादा तोता। ये सब सारे शब्द जो हैं स्त्रीलिंग में प्रयोग करने के लिए हमको मादा शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। तो बेटा जो हमने आपको बताया, अब हम आपको एक बार किताब के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से आपको समझाते हैं कि कैसे लिंग आपको पढ़ना है। अब देखिए, आपकी लिंग की परिभाषा मैंने बताई कि शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से पता चले कि ये स्त्री के लिए कहा जा रहा है या फिर पुरुष के लिए कहा जा रहा है, उसे हम पहचान जाते हैं और उसे ही हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में क्या होता है कि शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि केवल और केवल ये पुरुष के लिए प्रयोग हो रहा है, उसे पुल्लिंग कहा गया है। जैसे मोहित खाता है, नौकर काम कर रहा है, तो मोहित भी लड़का है और नौकर भी पुरुष है, इसलिए हम इसे पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग शब्दों की पहचान क्या है कि अब आप देखिए, फल के नाम हैं, आप इसको एक बार रीडिंग जरूर लगाइएगा। बहुत सारे शब्द हैं, फलों के, पहाड़ों के, अनाजों के, महीनों के, वृक्षों के, वृक्ष मतलब पेड़, धातुओं के नाम जैसे सोना, तांबा, पीतल, लोहा, और दिन के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो ये पुल्लिंग की पहचान करनी है हमको कि किन किन शब्दों को हम पुल्लिंग कहते हैं और किन किन शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो आज आपने पुल्लिंग पढ़ा और हमने बताया कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं पुल्लिंग, केवल उसका पुल्लिंग रूप ही लिखा जाता है, अर्थात केवल उनके पुरुष रूप को ही लिखा जाता है। इसलिए हम जब भी उसमें स्त्री रूप का प्रयोग करते हैं तो मादा शब्द को जोड़ देते हैं। ठीक है बेटा, अगले टर्न में हम स्त्रीलिंग पढ़ेंगे। थैंक यू।